नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए आईसीटी की यूनिट नंबर सेकंड। और इस यूनिट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनसे बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको यह वीडियो अंत तक देख लेना है, जिससे आपके छोटे और बड़े जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न और सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो एकदम शॉर्ट स्वीट हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा समय व्यर्थ किए सही समय में और सही चीज़ आप पढ़ें, तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। तो शुरुआत करते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में जानने से। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है, यानी कि सबसे सामान्य और सबसे सीधे तौर पर पढ़ाने की एक ऐसी सरलतम विधि है जिसका प्रयोग करता है विद्यार्थी शिक्षक, टीचर लर्नर। जो बीएसटीसी और बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनको कहा जाता है विद्यार्थी शिक्षक। तो जो विद्यार्थी शिक्षक होते हैं वह किसी छोटे टॉपिक को छोटे समूह यानी कम बच्चों को कम समय में किसी कौशल को अभ्यास करवाने के लिए जो है शिक्षण करवाते हैं। तो यह एक ऐसा सबसे सरलतम तरीका है टीचर लर्नर को पढ़ाने के लिए, कि टीचर लर्नर द्वारा पढ़ाने के लिए कि वह छोटे समूह को, छोटे टॉपिक को कम समय में एक कौशल को विकसित करने के लिए पढ़ाता है या उनके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करता है। तो ये हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सीख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होती हैं उसे वास्तविक कक्षा में करवाना आसान क्यों नहीं है। यह इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ एक से अधिक कौशलों का एक साथ बच्चों में विकास नहीं किया जा सकता। और साथ ही में यहाँ जो प्रशिक्षित विद्यार्थी शिक्षक हैं, अगर वो नहीं हो, यानी कि विद्यार्थी शिक्षक में प्रशिक्षण की कमी है, प्रशिक्षण का अभाव है, तो उसके अभाव में वह इसका प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। जिसने माइक्रो टीचिंग का लेसन अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा है, उसकी अभ्यास नहीं की है, तो वह पढ़ाते टाइम पे अपना 100% नहीं दे सकता, यानी उसका पढ़ाया हुआ प्रभावी नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो लाभ है, इससे ये होता है कि कम समय में और जो जटिल विषय हैं उसको आसानी से समझा जा सकता है, और एक समय में एक विशेष कौशल को बहुत ही अच्छे प्रकार से विकसित कर सकते हैं। यानी कि हम एक कौशल टारगेट कर ले कि बालक को पठन कौशल विकसित करना है, तो उसको पठन कौशल विकसित करने के लिए जो एक्टिविटी कराएंगे उससे उसका पठन कौशल अच्छे प्रकार से विकसित हो जाता है। हालांकि ये होता है कि उससे अन्य कौशल विकसित नहीं हो पाते हैं, किंतु एक कौशल को तो विकसित अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। अब इसके दोष ये हैं कि यह एक खर्चीली तकनीक है जिसमें संसाधन काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और यदि संसाधन ज़्यादा लगते हैं तो शिक्षक पे आर्थिक बोझ आता है, और इससे विभिन्न कौशल जो होते हैं वो एक साथ विकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गया सूक्ष्म शिक्षण से आने वाले प्रश्न। अब हम अगला जो शिक्षण है आपके उसको समझते हैं दल शिक्षण। दल शिक्षण उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक शिक्षक किसी एक बिंदु पर बच्चों के सामने चर्चाएं करके उसको प्रस्तुत करते हैं, तो यह दल शिक्षण है। दल शिक्षण का लाभ ये है कि दल शिक्षण में जो शिक्षण कार्य में सुधार काफ़ी अच्छे प्रकार से हो जाता है, और गुणात्मकता आती है, क्वालिटी जो है कंटेंट बच्चों को मिल पाता है। अगला है विद्यार्थियों को खुली चर्चा के अवसर मिल जाते हैं। विद्यार्थी अपने जो विचार हैं वह टीचर्स के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और यहाँ एक साथ कई विशेषज्ञों से पढ़ने का लाभ मिल जाता है छात्रों के लिए। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी सीमा ये हैं कि जो दल शिक्षण होता है वह शिक्षकों में मतभेद पैदा कर देता है। किसी एक ही विषय वस्तु को एक से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनमें मतभेद हो सकता है किसी चीज़ को लेके, और वह एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी खर्चीली हैं, क्योंकि इसमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्चीली विधि है, और भौतिक संसाधनों के अभाव में ये बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। अब हम दल शिक्षण जो है इसकी प्रक्रिया को समझेंगे कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से काम में आती है, क्योंकि यह पिछली परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा गया है कि दल शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण हैं, उनके बारे में आप जानकारी देवें। तो दल शिक्षण जो प्रक्रिया है यह आपके 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले
दल शिक्षण के लिए हम योजना तैयार करते हैं। अब योजना में क्या होता है? योजना में हम उद्देश्य तय करते हैं कि हम यह दल शिक्षण क्यों करवा रहे हैं। सीखने वाले का जो पूर्व व्यवहार है, यानी बालक का जो पूर्व व्यवहार है, उसको देखते हुए हम कंटेंट यानी कंटेंट तैयार करेंगे, विषय वस्तु। और हमारे पास जो उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, उनसे हम अवगत होके उनका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं पढ़ाते समय, उसको हम यहाँ समझते हैं। तो ये हैं योजना तैयार करना दल शिक्षण के लिए। अब हम इसका अगला बिंदु पढ़ते हैं कि दल शिक्षण में दूसरा चरण क्या है। वो है योजना बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन। तो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना क्रियान्वयन किया जाता है। और यहाँ समयावधि में ही प्रत्येक शिक्षक, एक निश्चित समयावधि में प्रत्येक शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए अपना प्रस्तुतिकरण करेगा। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वह छात्रों को पहले से उस बिंदु के बारे में क्या आता है उसका उपयोग करेंगे और फिर उसी को सहारा बनाते हुए बालकों को आगे जानकारी देते हैं। और यहाँ जो गृह कार्य होता है वो भी कक्षा में ही हाथों हाथ करना होता है। तो यह क्रियान्वयन का कार्य हो गया। जब क्रियान्वयन हो चुका है तो अब लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो दल शिक्षण का अंतिम चरण है मूल्यांकन। इसमें अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले की उपलब्धियों का मेजरमेंट, मापन किया जाता है। इसमें शिक्षकों के साथ साथ अधिगमकर्ता की भी प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिल जाता है। यहाँ मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि कोई टॉपिक कमजोर रह गया है तो उसको रेमेडियल टीचिंग के रूप में, उपचार के रूप में वापस पढ़ाया जाता है। तो ये हो चुका है आपका दल शिक्षण। अब दल शिक्षण के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है और यह इसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में समझाइए। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं, यानी यह विधि जो देने वाले हैं उनका नाम है BF स्किनर। इसमें क्या होता है कि जब विषय वस्तु विद्यार्थी के समक्ष छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको भेजी जाए और वह स्व अनुदेशन यानी स्व अध्यय करके सीखने का प्रयास स्वयं से करेगा, यह अभिक्रमित अनुदेशन है। इसका जो विचार है अभिक्रमित अनुदेशन का, यह वैसे 5वीं सदी ईसा पूर्व जो है आपके सुकरात ने दिया था, किंतु इसको सर्वप्रथम प्रयोग में लाए हैं BF स्किनर। तो ये इसके जनक हैं, प्रतिपादक हैं। ये जो विधि होती है अभिक्रमित अनुदेशन, यह वर्तमान में पत्राचार के लिए और दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोग में ली जाती हैं। तो यह ऐसी विधि है जहाँ विद्यार्थी घर बैठे किसी संस्थान से जो हैं अपने स्वाध्याय के लिए सामग्री प्राप्त करता है और उससे सीखता है। तो ये जो तरीका होता है पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा का, इसी के तहत भारत में विश्वविद्यालय, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई गई है। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे प्रमुख खुला विश्वविद्यालय है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वह इसी अनुदेशन विधि पर आधारित हैं। हमारा अनुदेशन निम्न 4 प्रकार का होता है। वैसे आपकी सीरीज़ में, आपकी बुक में ये 3 ही प्रकार का दे रखा है, किंतु मैं आपको चारों प्रकार यहाँ अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। सबसे पहला होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है गणितीय या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा है कंप्यूटरीय अभिक्रमित अनुदेशन। किस किस ने दिया है, इसमें क्या चीज़ करनी होती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जिसे हम अभिक्रमित अनुदेशन का पहला प्रकार या मूल प्रकार कहते हैं वो होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये आपके 1954 में BF स्किनर ने दिया है। यानी जिस अभिक्रमित अनुदेशन की हम बात करते हैं वह रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, जो 1954 में किसने दिया था, BF स्किनर ने। यह एक ऐसी प्रक्रिया की तकनीक है जिसमें विद्यार्थी के पहले और उसके अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसके लिए स्व अध्ययन की सामग्री तैयार की जाती है, जिसको फ्रेम या सेट्स के रूप में भेजा जाएगा। फिर वह स्वाध्याय करेगा और उससे अनुक्रिया करता है, यानी कि सीखता है। इसमें बस एक कमी है कि यहाँ लगातार मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। उसको पढ़ने के लिए मैटर तो दिया जा रहा है, परंतु उसका अंतिम रूप से मूल्यांकन होता है, लगातार साल भर मूल्यांकन नहीं हो पाता है। और ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, यह उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पे आधारित है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी लेवे। तो इसमें कैसे सीखना होता है, सबसे पहले बालक को फ्रेम 1 भेजा जाएगा, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु का कुछ भाग सम्मिलित होता है। बहुत ही सरल भाषा में इसको लिख के भेजा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसमें आगे की सामग्री भेजी जाएगी। फिर तीसरे फ्रेम में और आगे की सामग्री, और चौथे फ्रेम में और पाँचवें फ्रेम, यानी कि फ्रेम्स के रूप में, तो टुकड़ों के रूप में विषय वस्तु को भेजा जाता है, जिससे बालक स्वाध्याय करते हुए अपना फीडबैक भी दे सकता है और उसके माध्यम से सीखता है। तो ये हैं आपके रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब आपके दूसरा प्रकार है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। यह नॉर्मन क्राउडर ने दी है 1960 में। रेखीय अभिक्रमित की
अनुदेशन की कमियों को दूर करते हुए, उसमें क्या था कि उसमें मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था लगातार, तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया पे सतत रूप से ध्यान दिया और इस अनुदेशन का निर्माण किया। और इसमें क्या होता है कि फ्रेम्स तो भेजे ही जाते हैं जो पढ़ाने के लिए रेखीय अभिक्रमित में भी थे, उनके साथ साथ यहाँ प्रश्न और उत्तर जो हैं वो भी भेजे जाएंगे। यानी कि पहले आपको पढ़ने के लिए फ्रेम दिया जाएगा, ऐसे 1 2 3 अनंत तक जितने भी आपको दिए जा सकते हैं, इनकी संख्या फिक्स नहीं है कि कितने देने हैं, तो हम फ्रेम्स जो हैं पढ़ने के लिए देते हैं। उसके साथ साथ जैसे वो फ्रेम कंप्लीट हो जाता है फिर उसी पे आधारित प्रश्नमाला दी जाएगी, उसका उत्तर विद्यार्थी को लिखना है। जब विद्यार्थी वह उत्तर लिख लेता है, उसको जमा करवा देता है, तो उसके बाद उसको एक प्रश्नमाला की जगह उसका उत्तर मिलेगा, तो अगले सेट में मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले पढ़ा, फिर उसने प्रश्नोत्तरी की, और प्रश्नोत्तरी करने के बाद क्या सही उत्तर थे उसको वो भी भेजे जाते हैं। यानी कि पहला फ्रेम पढ़ने के बाद उस फ्रेम पे आधारित प्रश्न और उसके बाद उसके उत्तर वहाँ उसको भेजे जाते हैं। तो इसी तरह दूसरा फ्रेम पढ़ेगा, फिर दूसरे फ्रेम के प्रश्न करेगा, फिर उसके उत्तर आएंगे, फिर तीसरा फ्रेम पढ़ेगा, तीसरे फ्रेम के प्रश्न होंगे, फिर उसके उत्तर आएंगे। इसी प्रकार फ्रेम्स की संख्या फिक्स नहीं है, लगातार आपको फ्रेम्स भेजे जाएंगे, उसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न जमा करवाने के बाद उसके उत्तर भी जो है विद्यार्थी को भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके यह विधि काम में ली जाती है शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन। यानी कि एक मुख्य शाखा, एक मुख्य डाली की कई शाखाएं निकल चुकी हैं, तो पेड़ में इसी प्रकार की शाखाएं लगती हैं, तो ये शाकीय अनुदेशन विधि हुई। अब हम आ जाते हैं गणितीय अवरोही या गणितीय अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। यह गिलबर्ट ने दी है। अब इसमें क्या होता है कि गणित की जो जटिल अवधारणा है उनको समझने के लिए इस अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग लेते हैं, और यह पुनर्बलन के सिद्धांत पे आधारित है। यानी कि व्यक्ति को जब पुनर्बलन मिलता है तो वह अच्छा कार्य कर पाता है। तो पुनर्बलन मिलने से व्यक्ति गणित की जटिल समस्याओं को भी सीख पाता है। तो इसकी सहायता से जो विद्यार्थी शिक्षक होता है, जो लर्नर ट्रेनर हैं, वह गणित की जटिल व्यवहार को, जटिल अवधारणाओं को सामान्य या सरल बना सकता है पढ़ाने के लिए। अब हैं उसके बाद कंप्यूटर आधारित या कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। यह लोरेंस ने दिया है। तो कंप्यूटर शिक्षण के लिए यह अभिक्रमित अनुदेशन उपयोगी होता है। अब हम आ जाते हैं अंतिम बिंदु जो हमारा है समावेशी शिक्षा के बारे में, कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें जो सामान्य बच्चे हैं समाज में, उनके साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको हम CWSN कहते हैं, इनको भी एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षा दी जाती है। तो यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है। अब समावेशी शिक्षा व्यवस्था में हम किस प्रकार से सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अधिगम नियोग्यता में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में लिखिए। तो दोनों तरीके से प्रश्न है, तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना है कि बालक जो बालक श्रवण नियोग्यताओं से ग्रसित हैं उसके लिए हियरिंग एड नामक उपकरण प्रयोग भी लिया जाता है। हियरिंग एड का मतलब जो मशीन, कानों की मशीन आती है जिसे सुनाई देता है, वो मशीन। ये 3 तरह की होती हैं। एक कान के पीछे की तरफ लगा के उसको जो है चलाया जाता है, एक होता है कान के जस्ट अंदर, और एक होती है कान के अंदर ही सेट की जाती है। तो भीतर, अंदर और कान के बाहर, 3 तरीके से। कान के अंदर का मतलब ज़्यादा अंदर नहीं, केवल नॉर्मली कान के बाहर से अंदर की ओर रखा जाता है, और एक कान के भीतर जो है थोड़ा अंदर सेट की जाती हैं, उसको कहते हैं ITC, एक है BTE और एक है ITE। तो 3 प्रकार की मशीनें हैं हियरिंग एड। इनमें बालक अपनी ज़रूरत के हिसाब से आवाज़ को कम या ज़्यादा करके सुन सकता है। दूसरा आपके श्रवण संबंधी समस्याओं को दूर करने का एक तरीका है इंफ्रारेड। यह ऐसा उपकरण है जो प्रकाश किरणों को ध्वनि में कन्वर्ट करके बताता है। फिर है आई कम्युनिकेटर। आई कम्युनिकेटर क्या करता है कि जो बोले गए शब्द होते हैं उनको लिखित रूप प्रदान करता है, जिससे सामने वाला वो समझ जाता है कि क्या बोला गया है। ये तो हो गया आपका श्रवण नियोग्यताओं को दूर करने के उपकरण। अब आपसे पूछा जाए कि दृष्टि नियोग्यताओं को दूर करने के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो हैं पहला जोज रीडर। जोज रीडर क्या करता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम किसी शब्द पे कर्सर को लेके जाते हैं, कर्सर का मतलब ऐसा तीर वाला चिन्ह, तो यह उस शब्द को बोलकर सुनाता है, जिससे चीज़ समझ में आ जाती है। दूसरा है ब्रेल डिस्प्ले। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो संकेत होते हैं उनको ब्रेल लिपि पे कन्वर्ट करके चीज़ों को समझाता है, ताकि जिन्होंने ब्रेल लिपि का उपयोग कर रखा है वह क्या चीज़ सामने लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन क्या आए हैं स्क्रीन पे, वो समझ सकता है। अगला है टॉकिंग बुक। टॉकिंग बुक क्या करता है, एक डिजिटल बुक है जो सामग्री को बोलकर सुनाती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
तो ये दृष्टि और श्रवण संबंधित नियोग्यताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बिंदु मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, वो है आपका संप्रेषण क्या है और संप्रेषण के प्रकार। मैं ऑलरेडी इसको कई बार आपके ओल्ड एग्जाम जो 2015 से 2020 के बीच में आ चुके हैं उनमें करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं करवाए हैं। आप उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो इसकी भी पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने आपको यह यूनिट पूरी अच्छे से समझा दी है। छोटे प्रश्न आप चाहें तो स्वयं भी अपने बुक से पढ़ सकते हैं, अपने बुक या अपनी सीरीज से पढ़ सकते हैं। बाकी बड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।